है और उसमें थोड़े रूल्स में अमेंडमेंट हुई है 2022 में। मेन जो उनका सारा है उसमें जो क्राइम की डेफिनेशंस भी है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट संस्था है अगर बच्चों के क्षेत्र में काम कर रही है NCPCR है और DCPR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और फिर उसी लेवल पर स्टेट लेवल पर भी स्टेट कमीशन है जो चिल्ड्रन के नेशनल कमीशन ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें दो बिंदु पर देखना है। अगर जो चाइल्ड जस्टिस एक्ट को आप देखेंगे, एक है चिल्ड्रन जो which requires care and protection, जिसको abandoned हो गया, जिसको कोई इंजरी हो गई, कोई क्राइम मिल गया तो the child in need of care and protection, ठीक है। and the second है child in conflict with, so दो एस्पेक्ट जो चाइल्ड जस्टिस का मैंडेट है, एक है child in need of care and protection, जिसको देखना है कोई abandoned हो जाता है, कोई इंजर्ड हो गया, कोई क्लेम नहीं करता तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाता है। उस बच्चे को पुलिस अगर रेस्क्यू करती है, कहीं पाती है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में लाते हैं और वेलफेयर होम में बच्चे को रख दिया जाता है, एडॉप्शन होम में रखा जाता है। ये घटनाएं काफ़ी होती हैं। वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर, तो उस वाले मामले में तो बच्चे का देखभाल करना भी सरकार का दायित्व है। जैसे हमारे बंधु ने बताया कि संविधान में भी आर्टिकल 15 पैराग्राफ 3, 39E, F, 45, 47 ये सारे जो संविधान के धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, ये कहीं न कहीं चाइल्ड से रिलेटेड है, चाइल्ड के वेलफेयर के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो चाइल्ड जस्टिस एक्ट का है वो है चाइल्ड नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर। तो गरीबी के कारण, किसी भी कारण से जो बच्चे कई पेपर में पाते हैं एक बच्चा मिला, अब थोड़ी सी हो रही प्रक्रिया के एडॉप्शन की प्रक्रिया को भी सिंपल किया गया और इसमें एडॉप्शन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कम्प्रीहेंसिव स्टैट्यूट आप कर सकते हो जुर्नाइल। और दूसरा जो आ जाता है जुर्नाइल इन कन्फ्लिक्ट लॉ। अब जो बच्चा कोई अपराध कर दिया, बाल अपराध जिसको हम कहते हैं, जो डेलिक्वेंसी का ये बाल अपराध की बात करते हैं, तो क्या बाल अपराधी को अब बाल अपराध किया तो उसकी सोच सबसे बड़ी है, उसकी मेंटल लेवल की थिंकिंग होती है कि बच्चा उस तरीके से विकसित नहीं है, उसकी सोच पर भी इवोल्यूशन हो ही रहा है। He is not aware about the consequences for the crime he has committed। तो कभी किसी कारण से हो जाता है, पॉवर्टी से हो जाता है, जो भी कारण हो, इसको consequences, so whether a young boy of the age of below age of 18 years should be treated similar with the hardcore criminal। तो समाज और सोसाइटी और सरकार भी सोचती है कि जो बच्चा 18 साल का उम्र नहीं पाया है उसे we have to, even वो conflict है, juvenile conflict with the law, उसकी ट्रीटमेंट, उनका जो कानूनी प्रक्रिया हो, जो सजा भी हो, वो एक डिफरेंट हो, डिफरेंट कोर्ट में, रेगुलर कोर्ट में नहीं जाए। तो इसमें जुवेनाइल जस्टिस में है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है इस तरह से जुवेनाइल जो डिटेन होते हैं, एप्रीहेंडेड करते हैं, इंक्वायरी होती है, तो उसका टर्म्स भी काफ़ी माइल्ड रखा गया। उसको IPC के कुछ सारी चीज़ों से मिलती है लेकिन वो टर्म भी सॉफ्ट रखा है। तो एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उनको लाया जाता है और फिर उनकी सजा की जो प्रक्रिया है मैक्सिमम 3 इयर्स के करते हैं। अपराध करने के लिए बच्चे कहाँ से प्रेरित होते हैं, आज हमें इस बात पर भी चिंतन करने की जरूरत है। पहले तो ये होता था कि हम ज़्यादातर इस बात पर सोचते थे कि गरीबी और अभाव के कारण ही गरीब ये बच्चे क्राइम करते हैं, शिक्षा के अभाव के कारण ही क्राइम की ओर प्रेरित होते हैं। अब ऐसी बातें पूरी तरह सत्य नहीं, पूरी तरह से सत्य नहीं। आज आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति में भी सुदृढ़, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते बच्चे बाल अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। स्कूल में भी अच्छे इंग्लिश स्कूल में आप देखिए बुलिंग का होता है, बच्चे के कितने केसेस दिल्ली में पढ़ते हैं जो इट शॉक्स यू, ये फिर के आगे कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की सूचना है और इसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं हमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन जो आई है, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके कारण भी एक बहुत ही सीरियस इशू आ रही है, जहाँ पर छात्र और खास करके बॉयज और जो भी क्राइम की ओर प्रेरित हो। तो ये कहना कि सिर्फ गरीब ही क्राइम करते हैं, बाल अपराध नहीं है। आज बड़े हाई लेवल की क्राइम है, सोफिस्टिकेटेड क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम है ऑल्सो चेंज। सोफिस्टिकेटेड क्राइम, बच्चे अपने पिताजी का ही पैसा निकाल लिए, मतलब माँ को पता ही नहीं चला, वो हो गया। ही इज बुक्ड इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटी, so even rich kids are equally involved in the crime, so we should not say always poor, poverty, education, even the educated or illiterate both are responsible for the crime, so the society needs to look into that particular perspective। और जहाँ होता है कि बच्चे की देखभाल, बच्चे की प्रक्रिया, बच्चे की सोच
इसमें हमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। इनफैक्ट ऑल्सो जुवेनाइल जस्टिस में कहते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फोकस भी उनको रिफॉर्मिस्ट, उनको रिफॉर्म करना है, उनको एक हार्डकोर क्रिमिनल बनाना है। इस तरीके की प्रतिक्रिया से चलती थी। अब है कि ये सारे जो 18 वर्ष की उम्र, जैसे उन्होंने सेक्शन 212 में है जुवेनाइल कौन है, एज लिखा हुआ है, सारी चीजें की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अच्छे से डिटेल में दिया है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, हु आर द चाइल्ड, ऑल द क्राइम्स एंड सारी चीज की प्रक्रिया उसमें लिखा। तो एक शिक्षक को और एक छात्र स्टूडेंट को अगर वो एक्ट को पढ़े और रूल्स को पढ़े, दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो जुवेनाइल एक्ट रूल्स भी है, जो जुवेनाइल जस्टिस रूल्स और एक्ट, जो रूल्स में मैंने बताया, तो हम एक्ट पढ़ते रूल्स नहीं पढ़ते। रूल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जुवेनाइल जस्टिस रूल्स जो है वो 2022 में उसका कोडिफिकेशन वो आपको बताता है कि और प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसमें सारी चीजें। तो रूल एक्ट जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसमें एक्ट भी पढ़ाएं और रूल्स को भी थोड़ी सी चक्कर होनी चाहिए। तो वो हम कहते तो पूरे कम्प्रिहेंसिव है। उसके अलावा हमें पॉक्सो है जो लाइक ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, वो भी दो तीन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन 2012 में आया है, उसमें भी अमेंडमेंट हुई है। तो हमारे जो सारी इस प्रक्रिया को जो चर्चा भी आज हुई है, इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को रिहेबिलिटेट करने की जरूरत, और वही सोच से ही सारा चीज का सुधार हुआ है। इस दिशा में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करें तो कहीं न कहीं जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड NCPCR की स्थापना हुई है, उसमें हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन हमें आती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। उसमें यूनाइटेड नेशन तो सबसे बड़ा लेजिस्लेशन अगर कहते हैं जो राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय पे है, और सभी राष्ट्र को अंगीकार किए है उसको, और उनका अनुपालन करना है। अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और उस कन्वेंशन में सब्सिक्वेंटली 3 प्रोटोकॉल भी ऐड करते हैं। 1989 की कन्वेंशन थी, भारत में दिसंबर 1992 में उसका अपना ये कहा कि इसकी जो कानूनी बाध्यता स्वीकार की 1900, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में हम 3 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी जोड़े हैं। तो मेन इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखते हैं, अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में तो 3 प्रोटोकॉल है। जो पहला है प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट प्रोटोकॉल जो है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑन द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक है चिल्ड्रन का जो एंगेजमेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो बच्चे को फोर्स करके करते हैं। तो एक प्रोटोकॉल आई है, जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये समस्या हम तो बात अपना नहीं करते, बच्चों को जबरन आपने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में अफ्रीकन देश में, और हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा जो कुछ नेक्स्ट लाइट इलाके में बच्चे को जबरन उठा के 15-16 साल के उनसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व किया जाता है, और नेपाल में, भारत में और भी अन्य देशों में पाया जाता है। दूसरा जो है प्रोटोकॉल ऑन द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये 2 प्रोटोकॉल आपको 2000 में ऐड हुई यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आया वो एक कंप्लेन मैकेनिज्म, कंप्लेन के बच्चे के बिहार में भी कंप्लेन फाइल की जा सकती है। तो थर्ड कन्वेंशन वो है, थर्ड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू दैट रिलेट्स टू द कम्युनिकेशन प्रोसीजर। तो आज तक जो यूएन कन्वेंशन था उसमें कोई कम्युनिकेशन मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो तो कम्युनिकेशन की बात, उसमें कम्युनिकेशन मैकेनिज्म की बात जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल में आए। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वो ही सबसे बड़ी है। एक समय हमारे यहाँ में बहुत पहले एज में एक डिफरेंस था कि बच्चा कौन है, 16 साल का के 18 साल के, सारा चीज। तो हमने बच्चे की जो परिभाषा रखी, बच्चे के जो चाइल्ड के डेफिनेशन ली है, हमने
में आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड से उसमें लिखता है कि चिल्ड्रन जो बिलो 18 ईयर से आर चाइल्ड। तो हमने अपने यहाँ जो सेक्शन 212 में कहते हैं ह्यूमन राइट जस्टिस एक्ट में, उसमें भी यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में एक डेट एक एज फिक्स की है। सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में आर्टिकल 1 पे कि बच्चा वही है जो 18 साल की एज अटेंड नहीं किया है, और उसी को बहुत सारे देश ने अपने अपने कानून में लागू कर दिया। तो हम भी कहीं ना कहीं यूएन कन्वेंशन से डेफिनेशन, उसके पहले हमारे एज में डिफरेंस था, 16 थे, 14 थे, फिर 18 आया, उसके बाद से सारी जैसे उन्होंने सारी बातें बताई, अब हम 18 में करते। हमारी एक नई समस्या जो आई है वो कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट के साथ कंफ्लिक्ट में आती है। वो कंफ्लिक्ट में आने का जो मेरे कहने का ये है मकसद है कि 2015 में जो निर्भया के जो सिचुएशन के बाद जो बाल अपराधी उसमें था, उसकी रिलीज होने वाली थी 2020 के समय में, वो रिलीज होने वाला था, या 15 में शायद रिलीज होने वाली थी, दिसंबर के मास में वो रिलीज होने वाला था। तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, आज हमें ये पता नहीं कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों ने खास करके एक कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कानून बनते हैं, कानून के लिए जो है हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और पार्लियामेंट है जो उनको पावर है कानून बनाने का, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में कई बार हमारे यहाँ दबाव की प्रक्रिया में काफी होती है, जैसे फार्मेट है। अब वो कानून बनाने के लिए सरकार को तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देने पड़ती है, ये नहीं कि आप जैसे चाहते हो वैसे कानून बन जाए। तो जो प्रेशर में कानून बनती है तो उनका अनुपालन होना भी एक चैलेंज बन जाता है, और कभी न कभी एक समय के बाद देखा जाता है कि वो कहने की लॉ इफेक्टिव नहीं है, तो कानून की चर्चा होने के बाद नहीं है। तो 2015 में जब ये लड़का जो बाल अपराधी था निर्भया कांड में, जिसे सजा हुई थी, 3 साल कंप्लीट कर रहा था और छूटने वाला था, तो सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने दिल्ली में काफी प्रेशर किए कि ये तो ऐसा क्राइम किया है, ये बाहर निकलेगा तो फिर क्राइम निकलेगा। तो हमारी सोच में ये प्रवृत्ति आ गई थी, ये तो समाज के लिए खतरा है, ये लड़के का समाज में आना, जेल से छूटने के बाद ये फिर वही काम करेगा, तो ये हमारे समाज के लिए खतरा है। तो हमें कानून में संशोधन करने की जरूरत है, कानून में हमें संशोधन करने की जरूरत है। और प्रेशर इतना था, पॉलिटिकल प्रेशर और जो भी आप कहें, वो करके हमने क्या किया, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स कर दी, और 18 की जगह एक आज बच्चा जो बाल अपराधी है 16 से 18 के साल में भी एक एडल्ट की तरह से उसकी ये ट्रायल हो सकता है। ये वो हो सकता है कि कैसा उसका इन्वॉल्व था, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या थी, अगर आपके नेचर ऑफ क्राइम। तो हम क्या कि अब क्राइम में 16 से 18 साल के बच्चे को भी हम एडल्ट की तरह ट्रायल करते हैं, तो वो थोड़ी सी हमारी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है समझने में। लेकिन उसमें 3 क्राइम कर दिए उन्होंने, कहा पेटी ऑफेंसेस, देन सेकंड कहा उन्होंने सीरियस ऑफेंसेस, एंड लास्ट कहा हीनियस ऑफेंसेस। हीनियस ऑफेंसेस में अगर कोई बच्चा आता है किसी कैटेगरी में और उसके एज की अगर सारा चीज होगी तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर सकते हैं। अब ये तो बच्चे का हरियाणा में 6-7 साल पहले हो गया, वो एक छोटा बच्चे का किसी तरीके से बच्चे ही दोनों इन्वॉल्व थे, बच्चे की पूरी 6-7 साल पुरानी केस है। अब ट्रायल कोर्ट उस क्राइम में नहीं भी आया, लेकिन उसको एडल्ट की तरह से किया। वो चाहे अभी तक सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं कि पहले उसको रेगुलर बच्चे की तरह से, तो वो इसलिए कि कभी न कभी इंटरप्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भी बाहर की चीजों से प्रेरित नहीं, जजेस को भी बहुत ज्यादा कि बाहर में मीडिया का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस से कि हम कहीं देंगे आई विल आल्सो बिकम अकाउंटेबल, सो दे बिकम वेरी केयरफुल in addressing such kind of cases where which has attracted huge media attention and that influence। तो बच्चे के पेरेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं कि उनके खुद को एक नॉर्मल बाल अपराध की तरफ करे, ना कि एडल्ट की तरह किए। ऐसे बहुत सारी चीजें की डेविएशन वहां पर बच्चा जो हीनियस क्राइम में फॉल करे उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। रिड्यूस करना एज भी एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है। बट एनीवे वो एक दूसरी बात है, लेकिन मैं ये कहते हैं कि इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बातें की जो चर्चा की उसमें खासकर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिटेल बेसिक इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिग्निटी, प्राइवेसी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा है कि जो प्रक्रिया होगी उसमें सारी चीजों का भेदभाव बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ है, इन बातों पर देने की जरूरत है।
और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम बच्चे की बात करते हैं तो जो कन्वेंशन है और जो एक्ट है वो 4 खास करके स्तंभ पर स्थापित है, 4 स्तंभ पर स्थापित है। जो पहला हम कहते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चे को। तो पहला स्तंभ चाहे वो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और चाहे हमारी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसमें भेदभाव की बातें नहीं करनी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो मेंशन। जो दूसरी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इन सारी प्रक्रिया में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते। अभी आप ही जो स्टूडेंट है, अगर इसमें हम सिलेबस चेंज करें तो हम कभी ना कभी बच्चे की पर्सपेक्टिव स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव नहीं लेते हैं और शिक्षक सोचते हैं कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को ले और एग्जिस्टिंग सिलेबस के बारे में पूछें कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या चैलेंजेस हैं, और वो कहते हैं कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, या सिलेबस आउटडेटेड है, सिलेबस कंटेम्प्रेरी नहीं है, इससे मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, तो बच्चे भी आज इस विकसित है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे 5 ईयर्स में आते हैं तो 16-17 साल के बच्चे आ जाते हैं, और जो 3rd ईयर में भी है तो उनसे भी हम सब जगह हम इंटरेस्ट उनको इन्वॉल्व करें तो उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या पर्सपेक्टिव है। लेकिन हमारा समाज अभी सोचता है कि आप बच्चे कहीं तो सेकेंड इम्पोर्टेंट पिलर जो कहता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और उसी से रिलेटेड जो है जो तीसरा जो है द व्यूज ऑफ द चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो व्यूज है, ओपिनियन, वो भी मैटर करता है। हम किस हद तक सोच सकते हैं, किस तरह उसका अनुपालन करते हैं, तो व्यूज ऑफ द चाइल्ड भी लेना चाहिए। और जो चौथी और लास्ट है द राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ये चारों बातें, तो 4 बात हम जो कह रहे हैं कि जो 4 पिलर्स है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, देयर आर 4 जनरल प्रिंसिपल्स which incorporated under the Convention on the Rights of the Child and all other statutes also. So all the legislations related to the child are based on these 4 fundamental principles. First, non-discrimination. As I said, non-discrimination, which number of speakers have expressed the concern, best interest of the child, views of the child, and the 4th is the right to life, survival and development is important. We have also in discussion, we have understood the thrust of all the legislations related with the children is centered around rehabilitation and reintegration. Rehabilitation and reintegration, and हमें उसी को लेके we have to move into that. The causes for the, if I say the causes for the difficulties or challenges, if I say the first which I personally feel, and many of you always agree, extreme poverty. Extreme poverty, जो child से related जो violence के cases हैं और juvenile delinquency, extreme poverty. Second, massive social inequalities. समाज में भेदभाव काफी ज़्यादा है, massive social inequalities are prevalent. And the solution, I feel, there is a requirement. Child से कोई मतलब various ministries से related है. So at the domestic level or the national level, coordination must be with all the related ministries and concerned departments to deal with this particular aspect. एक जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक की बात मैं कहता हूँ, तो उसमें जब I would like to highlight when we ratified the Convention on the Rights of the Child in 1992, state, like when you become a part of any international mechanism or international treaty, you have adequate space to consider if you find that some of the provisions of the treaty are difficult to implement, the state can make a reservation. Not the entire convention, but some of the provisions, some of the articles you find is difficult to implement, the state can make a reservation. The state says, so the state can make a reservation. The interesting point, when we decided to become a party of the 1992 convention, 1989 convention on the rights of the child, government also realized the challenge that engagement of the children in the for the economic purposes
are necessary because of the poverty. ठीक है, so there is government that particular time in 1992 में, so there is a provision, there is an article under the UN Convention on the Rights of the Child, which focuses on and says rights of the child from provision rights of the child from economic exploitation and working from hazardous industry. So economic exploitation of the children. So somewhere said, no, that is not correct. You can't. Even the family members, economic exploitation for the like. So पहले बच्चे आप लोग को छोटे तो ये होता था कि जितने हाथ होंगे उतना ही घर आसानी से चलेगा. तो गरीब के लिए होता था कि जितने बच्चे हैं, they will engage them in the field, they will go in the farming, they will work with somewhere. So the earning sources. So more children, more earning. That was the concept in 30-40 years back in the poverty, and that is the reason. So what government of India has done, so one article which says prohibition against the economic exploitation of the children. Government of India in 1992 said, you know, this article will not be applicable to us. We have a reservation. We can't, because it's more in a private sphere. We can't go to the doorstep of every family, restrict the condition. So we have to, this provision is difficult to implement for the time being, and we have not changed our position which we took in the 1992. We continue to have similar kind of approach till then. I think today time has changed. We can withdraw our reservation, which I have said many times before the NHRC and other related bodies. I will conclude by saying what Justice in the Salil Wali case, Salil Wali versus Union of India case, 2013 9 SCC 705. The Justice Altamas Kabir was the Chief Justice of India, and he said the approach. So we have understood what to deal with the children. We have to, even if he has a conflict with the law, he has to be treated humanly and look the future. You don't say that when the crime is committed, and how to reintegrate and rehabilitate that particular children into society. That should be focused, not to make it the retribution. You know, you have committed serious crime, so you will like this in the. So that approach is not there, and this has been strengthened by the Justice Altamas Kabir. But court position had changed also. But what I am saying, but still I will use it. It says Justice Altamas Kabir. The very scheme of the aforesaid act, we was talking about the Juvenile Justice Act, is rehabilitated. It says rehabilitated in nature, तो rehabilitation ही करना है. तो कोर्ट भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट सलील वाली केसेस, and there are number of cases which I will say you look into that. Subramanian Swamy versus Raju, Juvenile Justice Board, Delhi 2014 case is there. Durga Ram versus State of Rajput, and then number of cases are there where the Juvenile Justice Act being discussed and there. But court has what he had said in 2014. Court also a little bit not following what it had delivered in the 2010, 12, 13, 14. There is like a lot of change in perception, but I feel strongly whether it's a High Court, Juvenile Justice Board, Supreme Court, or any other related body, they must stick to, they must adhere to the fundamental principles of the while dealing with the children, जो बाल अपराधी है जिन्होंने कानून किया है कि कैसे हम इनको समाज में रीइंटीग्रेट करें, कैसे हम इन्हें स्थापित करें. यही एक सोच के हिसाब से डेवलपमेंट होगा तो बाल अपराध रोकने की चांसेस होते हैं. और दूसरी ओर सरकार की भी दायित्व है, राज्य सरकार की दायित्व है कि किस तरीके से बच्चों को गरीबी से निकालें, उनको उचित शिक्षा दें और माहौल करें. कुछ नए चैलेंजेस हैं, मैंने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चैलेंजेस आए हैं, उसमें पेरेंट्स की दायित्व है. जो पेरेंट्स का जवाब देंगे कि आपके मोबाइल को छीन ले या मोबाइल को आप रखते जो भी हो, लेकिन किसी तरीके का कंट्रोल होना चाहिए बच्चे पे भी कि आप छोड़ देते हैं. बच्चे को माँ ही शुरू में सबसे पहले लगाती है. सबसे पहला तो आज मैं ये देखता हूँ, माँ भी लगे हुए, बच्चे भी लगे हुए, पापा भी लगे हुए, काका दादी सभी लगे हुए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा. तो ये माहौल को चेंज करने की जरूरत है. और बच्चा खाना नहीं खा रहा, हम लोग सबके घर में ऐसे नहीं, मैं आपके घर नहीं करूँ, मैं अपने घर में देखता हूँ कि जहाँ बच्चा हुआ है तो मोबाइल देख के खाना खाता है, तो बच्चा ज़्यादा ही खा लेगा.
वो मोबाइल देख रहा है, मोटा हो जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि खाना की दोस्तों को उसको मतलब ही नहीं क्या जा रहा है, उसके मुंह में जाया जा रहा है, वहाँ एयरपोर्ट में भी खिलाई जा रही है, वो खाया जा रहा है, उसको तो मिल गया मोबाइल और वो अच्छा हेल्दी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। तो मोबाइल से बच्चे को अब जो हमारे माँ पिताजी ने हमें इस चीज़ों से दूर रखा है और बच्चे को हमें उसी तरीके से सोचना है, क्योंकि वो एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद इतना ही हो जाता है कि आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, इतना वो एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव आ जाते हैं बच्चों, वो एक चिंता के विषय है जिसे हमें देखने की जरूरत है। और क्या हम मुझे उम्मीद करते हैं किस तरह से जो कार्यक्रम किए हैं विकास जी और कॉलेज के सभी लोगों ने आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी और जो सुधार की बातें हैं उसे